नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई यूपीएसआई और एसएससी जीडी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका एज इट इज मॉडल पेपर कम प्रीवियस पेपर है, यानी जो पहले प्रीवियस सेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी के बिहाफ पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए। और देखिए आप लोगों को पता है ना, इसके पहले हम लोग सारे टॉपिक्स एक तरीके से रिवीजन कर चुके हैं, यानी स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखोगे ईच टॉपिक के ईच कॉन्सेप्ट को सारे हमने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो भी एग्जाम आप लोग दोगे और ये चीजें हम आप लोगों को बताए थे भाई, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करिएगा। कितने लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम है, कितने लोग जो है यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कितने लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी हम कोशिश करेंगे उसके प्रीवियस सेट को ज्यादा जो है यानी डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिलहाल चलिए आइए हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले भाई, यूपीएसआई और एसएससी जीडी का लगभग लेवल बराबर रहता है, यानी यूपीएसआई का थोड़ा सा जो है हार्ड रहता है और ये उससे थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। तो अगर आप लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। तो चलिए भाई हम लोग डिस्कस करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पहले सॉल्व कर चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। आप अपने आप को एक तरीके से समझिए कि क्वेश्चंस कितना हम सॉल्व कर पाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर डिस्टेंस इन 6 आवर, मतलब एक दूरी को एक कार 6 घंटे में जाती है, बिल्कुल। अब कह रहा कि अगर कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वही दूरी को 5 घंटे में कवर करेगी। अच्छा, यहां पे देखते ही आपके माइंड में आया होगा सर ये क्या है, यानी दोनों केस में डिस्टेंस फिक्स है और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिस्टेंस फिक्स होगा यानी दूरी बराबर जाना है तो आप लोग कंफर्म है, मान लीजिए हम बोल दें कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 10 घंटे में जाते हैं। आप कहोगे सर 50 की चाल से 10 घंटे में जाते हैं तो 500 किलोमीटर गए। अब उसी 500 किलोमीटर को आपको 20 घंटे में जाना है तो क्या करोगे, कितनी चाल होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर 500 डिवाइड बाई 20 होनी चाहिए। वही चीजें यहां पे भी है, जब दूरी कहने का मतलब दूरी बराबर होगी तो आप लोग कंफर्म है स्पीड अगर तेज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, यानी स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। कितनी बार आप लोगों से डिस्कस कर चुके होंगे, यानी फॉर्मूला आप लोग क्या लगाते थे, S1 T1 इक्वल टू S2 T2, ये फॉर्मूले से आप लोगों को सॉल्व कराए थे। और एक तरीका और भी बताए थे, जहां भी डिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो आप लोग क्या करोगे भाई, हमें कंफर्म है कि दोनों के स्पीड का रेशियो इनका उल्टा टाइम का रेशियो बनता है। यहां से देखो S1 यहां है, S2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहां T2 अपॉन क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। इसका मतलब S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 होगा, यानी जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा और जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। ये हमें पहले पता है, तो जिसको जो भी यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो क्या कह रहा भाई कि पहले जो है एक निश्चित दूरी को किसी सर्टेन स्पीड से वो 6 घंटे लगाती है भाई कार। तो आप कहोगे सर चाल को अगर हम स्टार्टिंग में x किलोमीटर प्रति घंटे मान ले या जो है s किलोमीटर प्रति घंटे मान ले या जो भी आप लोग मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हुआ ये S1 दिया है ना, या जो है कुछ लोग ऐसे कर दें चाल पहले नहीं दिया तो S1 ही मान लो। तो S1 की स्पीड से 6 घंटे लगाती है। अब कह रहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दी जाए, भाई पहले S1 थी, अगर 10 बढ़ाओगे तो S1 प्लस 10 किलोमीटर हो जाएगी। अब 5 घंटे लगते हैं यानी T2 5 हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करोगे, देखो 6S1 और यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5S1, इधर आएगा घट जाएगा। तो आप कहोगे सर 6S1 में से 5S1 जाएगा तो S1 बचेगा। S1 कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। तो ये S1 जो मान रहे किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में, क्लियर ना। तो S1 यानी उसकी जो एक्चुअल स्टार्टिंग में स्पीड थी वो 50 किलोमीटर थी। पूछा क्या जा रहा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, बताइए कार जो है कितनी दूरी की तय की, भाई दोनों केस में बराबर दूरी गई है तो चाहे जिसको रिलेट कर दो। हमें पता है अगर कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो 6 घंटे में आप लोग कंफर्म है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय, 50 इंटू 6 का मतलब 300। ये ओरली बता सकते थे। आप कहोगे सर ये तो इतने टाइम वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नहीं था भाई, इसको ओरल बता सकते थे रेशियो से। जैसे आप लोग कंफर्म है
दूरी फिक्स है, हमें पता पहले उस दूरी को 6 घंटे में जाता है और दोबारा किसी स्पीड से 5 घंटे में जाता है ना, तो पहले लगा टाइम दूसरा और दोबारा लगा टाइम 6 और 5, टाइम का रेशियो 6 और 5 है, तो कंफर्म स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। पहले 5 स्पीड रही होगी और बाद में 6 रही होगी। बताइए पहले से बाद में स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है? आप कहोगे सर पहले 5 रेशियो थी बाद में 6 हो गई, यानी 1 रेशियो इंक्रीज हुई है। और एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुई है? 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई है। तो एक की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी सर? 5 थी, 5 का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। ये चीजें आप लोग ओरल बता सकते हो कि स्टार्टिंग में और बाद में उसकी स्पीड क्या होगी। अब जब उसकी एक्चुअल चाल आ गई तो हमें पहले पता है कि पहली चाल से वो उस दूरी को 6 घंटे में जाता है, 50 की चाल से 6 घंटे में जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो आप कहोगे सर 300 किलोमीटर, ओरल बता सकते थे। यानी टाइम का रेशियो डायरेक्टली दिया है, उसका उल्टा स्पीड बन जाएगा। और स्पीड का अंतर दिया भाई, पहले दिन से दूसरे दिन चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया गया है, तो एक की वैल्यू 10, स्टार्टिंग में स्पीड और बाद में स्पीड दोनों निकाल सकते हो। और दूरी किसी से निकालोगे वही आएगा। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, ये बहुत बार आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। ये हर बार देखोगे आप लोग, चाहे सीजीएल की बात करो, चाहे सीएचएसएल की बात करो या यूपीएसआई की बात करो, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। बस होता क्या, बार बार डेटा को अलग अलग तरीके से रिलेट कर देते हैं। कभी थोड़ा सा डेसिमल्स में दे देंगे, डेटा टफ हो जाएगा। और अगर जैसे ये क्वेश्चन है यूपीएसआई एसएससी जीडी में, डेटा थोड़ा इजी देंगे तो डायरेक्टली आप लोग आंसर बता सकते हो। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जल्दी से क्वेश्चन देखिए, और आई होप इसको आप लोग 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना आसान सा बोला गया है, इजी, इतना इजी। what is to be added 35% of 440 so that the sum may be equal to 42% of 550? इसका मतलब ये भाई कि 440 के 35% में क्या जोड़ दिया जाए, 440 के 35% में क्या जोड़ दिया जाए कि 550 के 42% उसकी वैल्यू आ जाए। तो कहोगे सर 440 का 35% निकाल लें और 550 का 42% निकाल लें, तो जो अंतर होगा वही तो जोड़ दिया जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आई होप बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए देखोगे क्या करोगे भाई, 440 का 35% ओरल बता सकते हैं आप लोग। देखो ऐसे करोगे ना, 1 0 कैंसिल हुआ, चाहे जैसे सॉल्व करो, 5 7 35 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 2 से 22 हुआ और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154। 440 का 35% कितना हुआ? 154, 154 हुआ भाई। अच्छा, फिर कह रहा है इनमें क्या जोड़ दिया जाए। कुछ जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगी वो 550 के 42% के इक्वल होगी। आप लोग भाई बताओ कि 550 का 42% क्या होगा। सॉल्व कर लोगे, देखो ये 5 11 जा, 5 2 जा 2, यहाँ 21, यहाँ से 21 इंटू 11 करोगे, 1 2 1 3 यानी 231। आप बताओ 154 में क्या जोड़ दिया जाए कि 231 हो जाए। यही तो कह रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई में नहीं, एसएससी जीडी वाला क्वेश्चन। आज जो है यूपीएसआई और एसएससी जीडी को मिक्स करके डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एसएससी जीडी लाइक क्वेश्चन है भाई। तो यहां घटा दो आप लोग ओरली, वैसे चाहे यहां पे करो, कितना ये 46 हुआ और 31 हुआ ना, 6 1 7 हुआ और 4 3 7 यानी 77। और चाहे ऐसे घटाओ भाई, ऐसे ना कि 4 ऐसे करो कि 11 में से 4 गया 7 हुआ, यहाँ 2 12 में से 5 गया 7, यहाँ 1 से 1 जोड़ो, ऐसे करो जैसे समझ में आए। फिलहाल कितना आंसर हुआ? 77। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। बताइए कोई डाउट है? तो नहीं डाउट है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब 10 से 15 सेकंड वाले क्वेश्चन, बस बताने में टाइम लग रहा। देखो ये आप लोगों को लिखना थोड़ी है कि भाई हर एक टर्म्स ऐसे कट करें, यहाँ 2 लिखें, नहीं, कुछ चीजें माइंड में ओरली कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे कर ले रहे होंगे सर कि 440 का 35% है, तो 35 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 जो 0 है वो परसेंटेज से कट कर दें, डायरेक्टली आ जाएगा। वैसे यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को ये वैल्यू अगर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो डिफरेंस ओरल बता सकते हैं। इतना आसान तो है ही है। ओके, चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा कि भाई जब एक ट्रेन की गति 25% कम हो जाती है तो उसे समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन को अपनी वास्तविक गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगता है? इस टाइप के क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस में आप लोगों को बहुत बार सॉल्व करा चुके हैं। ध्यान दीजिए कौन सा क्वेश्चन है। ये चीजें परसेंटेज में यहाँ पे स्पीड को चेंज किया ना,
और आप लोगों को पार्ट में परसेंटेज में चेंज करने के बाद जो है डबल यानी जो एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके से है। तो क्वेश्चन क्या करा, अगर आप लोग पहले सॉल्व किए होंगे, ये वाला है ना, बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन लेट बाई ऑफिस 40 मिनट, आप लोग बताए थे। बाई वॉकिंग 5/4 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन रीच ऑफिस बिफोर 20 मिनट। तो जब वो स्पीड को फास्ट करेगा तो कंफर्म है दूरी तो बराबर है, दूरी तो चेंज हो नहीं रही। पहले दिन भाई अगर स्पीड तेज कर देगा, दूसरे दिन स्लो कर देगा, तो दोनों की जिस चाल से वो तेज जाएगा जल्दी पहुंचेगा, जिस स्पीड से वो स्लो जाएगा उस देर में पहुंचेगा, वही यहां कह रहा है। तो चाहे डायरेक्टली कर लो और चाहे रेशियो से ऐसे बना लो। ट्रेन की गति 25% कम हो जाती है, तो 25% की वैल्यू कितना हुआ, यानी 1/4 हुआ। तो पहले स्पीड अगर 4 थी, बाद में कितना, 1 कम, यहां 3 हो जाती है, यानी पहले स्पीड 4 से 3 हो जाती है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। तब ये बोला गया कितना टाइम कम लगता है, 42 मिनट अधिक लगते हैं। स्पीड कम होगी तो टाइम अधिक लगेंगे। अच्छा, तो ये स्पीड का रेशियो है पहले और बाद में, और आप लोग कंफर्म है डिस्टेंस फिक्स के केस में जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम का रेशियो होगा, यानी 3/4 क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा, यानी यूजुअल टाइम 3 लगेगा और जो है यानी 4 का मतलब यानी अदर टाइम कितना लगेगा, 4। तो दोनों में डिफरेंस कितना, पहले 3 टाइम लग रहा था, बाद में 4, दोनों में अंतर। एक की वैल्यू कितना हुआ, 42 मिनट हुआ। अब एक की वैल्यू 42 मिनट, 3 की वैल्यू कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 126 मिनट। तो 126 मिनट जो है वह सामान्य चाल से जाएगा तो लगाइए, यही तो पूछेगा, पूछा जा रहा है कि बताइए अपनी वास्तविक गति से समान दूरी तय करने में कितना, यानी स्पीड का रेशियो आप लोग कंफर्म है फिक्स डिस्टेंस के लिए, तो उल्टा टाइम का रेशियो हो गया, और टाइम का डिफरेंस दिया है, और जब टाइम का डिफरेंस दिया तो भाई दोनों टाइम आप लोग कंफर्म हो गया। अगर वो एक्चुअल टाइम पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42 को, और अगर वो बाद में कितना लगा वो पूछेगा तो डायरेक्टली आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल पूछ रहा भाई 126 मिनट, लेकिन इसमें क्या दिया है, तो सेम डिस्टेंस विद इस एक्चुअल स्पीड, हमें निकालना क्या है, देखो व्हाट इज द टाइम आवर में दिया है। अब 126 क्या है भाई, 126 मिनट है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं भाई। अब 126 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 60 मिनट में 1 घंटे, 120 मिनट में 2 घंटे। ओरल बता सकते थे, यानी 60 का 2 गुना कितना हुआ, 120 हुआ। तो बचा कितना, 6 बटा कितना 60, यहां सॉल्व कर दो, 6 दहमा 60, यानी 2 सही 1/10 घंटे लगेंगे। बताओ कोई डाउट है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। 25% का मतलब हुआ 1/4, तो 4 से 3 हुआ, यानी उनका डिफरेंस 1 की वैल्यू डायरेक्टली आप लोग क्या बताओगे, 1 की वैल्यू बताओगे 42 मिनट, बाकी 3 यानी जो पहले होगा वही क्या होगा, एक्चुअल स्पीड से टाइम होगा। 3 की वैल्यू यानी 126 मिनट का मतलब दिस। ये बहुत बार आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एसएससी जीडी और यूपीएसआई में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछाएंगे। एक क्वेश्चन कंफर्म है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेट बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। क्या लिखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 651। मतलब किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 651 रुपए है। और कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ डबल द टाइम ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको कह रहा है कि उसी धनराशि पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था उसका आधा कर दें और जो समय है उसका 2 गुना समय कर दें, तो बताइए कितना साधारण ब्याज होगा। तो भाई पहले तो आप लोग क्या चाहिए, 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर किसी मनी का ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो वह मनी कितनी है, और अगर मनी आ गया अब उसका साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 वर्ष किसी भी रेट से पूछेगा, निकाल सकते हो। तो चलो भाई, प्रिंसिपल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, चाहे आप लोग परसेंटेज से करो, चाहे आप लोग जो तरीका डिस्कस किए थे वो करिए। तरीका एक आप लोग को क्या बताए थे, ये बताए थे कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और आप लोगों को प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल के अलावा चाहे जो है आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, चाहे अमाउंट दिया है, चाहे 3rd ईयर 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो आप लोग प्रिंसिपल कैसे लेट करोगे। 2 तरीका बताए थे, एक बताए थे भाई रेशियो के फॉर्म में और एक परसेंटेज के फॉर्म में। तो चलो रेशियो से करते हैं। 10% का मतलब क्या हुआ भाई, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। हमने कहा था भाई अगर आप लोगों को यहां पे जो भी परसेंटेज दिया होगा उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कंफर्म हो जाएगा। तो अगर 2 ईयर के लिए आप लोगों को प्रिंसिपल लेट करना है तो क्या लेट करोगे भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 लेट करोगे प्रिंसिपल।
अगर 3 ईयर के लिए आप लोगों को प्रिंसिपल लेट करना होगा तो क्या करोगे, तो कहोगे सर ये 10 का क्यूब करेंगे। 4 ईयर के लिए करना होगा तो क्या करोगे, 10 की पावर 4 करोगे। लेट करने का भी तरीका है, लेट करने से डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा और आसान भी हो जाएगा। देखो, तो जैसे हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया भाई 100 रुपए, अब बताओ अगर हमने 100 प्रिंसिपल लेट किया, इस 100 रुपए पर 2 ईयर में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कैसे करोगे। ये भी 2-3 तरीके आप लोगों को बताए थे, लास्ट क्लास में ही देखोगे आप लोगों को डिस्कस किए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, एक जो है पास्कल वाला मेथड जो बताए थे 21331 वो भी तरीका है, और दूसरा स्लैब मेथड बताए थे वो भी तरीका, जो आप लोग लगाना चाहो। पास्कल मेथड ये बताया था ना कि भाई पहले आप लोग क्या करोगे, 100 का 10% निकालोगे 10, और फिर जो है 10 का 10% निकालोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी इसका मतलब ये 20 और ये 21। अगर 100 रुपए हम प्रिंसिपल मानते हैं और उस पर 2 वर्षों में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होगा भाई, आप कहोगे सर 21 रुपए चार्ज होगा। यानी 21 रुपए हमने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम कर लिया उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उसी रेट से टाइम के अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है ये इमेजिनरी आया है ना, और एक्चुअल कितना है देखो, एक्चुअल है भाई 651 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 की वैल्यू यानी 21 पार्ट की वैल्यू 651 रुपए, तो एक की वैल्यू कितना हुआ, 21 से भाग करोगे तो 21 तिहाई 63, 21 से कम 31 हुआ। तो भाई अगर 100% की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3100 हो जाएगा ना, अगर प्रिंसिपल चाहिए तो। लेकिन प्रिंसिपल नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए तो भी इसी से रिलेट कर सकते हो। ओके, आप लोग इसी के फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं। चलो फिलहाल प्रिंसिपल आ गया। अगर पूछता भाई बताइए साधारण ब्याज कितना है, यानी एसआई क्या है 20 की वैल्यू, सीआई एसआई का डिफरेंस क्या है यानी 1 पार्ट यानी 31 रुपए, कुछ भी आप लोग यहां से रिलेट कर सकते हैं जो भी कहा जाएगा। फिलहाल हमें फाइनली ये बोला गया कि अब तो प्रिंसिपल आ गया, यानी 100 की वैल्यू हमें 3100 कंफर्म हो गई। अब 100 की वैल्यू 3100 कंफर्म हो गई, अब चाहे 3100 से सॉल्व करो, चाहे जो पहले 100 लेट किए थे ना उसी से सॉल्व करो तो भी गलत नहीं होगा। तो 3100 प्रिंसिपल कंफर्म हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि आधी दर पर, पहले 10 था 5% हुआ, टाइम डबल, दोगुने समय का मतलब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, इसका डबल कितना हुआ भाई 4 ईयर के लिए हुआ। अब आप बताओ कि बोल दिया जाए 3100 पर, चाहे फॉर्मूला लगा दो 3100 रुपए पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर में कितना साधारण ब्याज होगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बाई 100, ये भी बिल्कुल होता, लगाइए। लेकिन आप लोग एक और तरीका बताए थे भाई, एक साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4 ईयर में कितना हुआ 20%, यानी अगर 100 रुपए प्रिंसिपल होगा उसका 20 ब्याज होगा। प्रिंसिपल दिया भाई 3100 होगा, यानी 3100 अगर प्रिंसिपल है उसका 20% निकाल लो, वही ब्याज हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। 31 गुना 62 यानी 620 रुपए आंसर। बताओ किसी कोई कंफ्यूजन है, आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर बहुत लेंदी हो गया, तो ठीक है डायरेक्टली आप लोग ऐसे कर लो भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो नेट चेंज भी तो है 10 + 10, 10 × 10 डिवाइड बाई 100। अगर 100 प्रिंसिपल मानोगे 21 क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 21 की वैल्यू कितना हुआ 651, 1 की वैल्यू 31, तो 100 की वैल्यू तो निकाल सकते हो। और 100 भी मत निकालो, अब 100 पर ही क्या कर सकते थे, 100 रुपए पर ही जो है आप लोग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सर 20% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को 21 रेशियो की वैल्यू 651 दिया है, तो 100 ना निकाल के डायरेक्टली 20 की वैल्यू निकालोगे तो भी 620 आ जाएगा ना। हम क्यों निकालेंगे, मतलब एक बार जो लेट कर लेंगे उसी प्रिंसिपल पर अगर हमें SI पूछा जाएगा उसी प्रिंसिपल से रिलेट करें। बताओ कोई डाउट है, आई होप सभी को कंफर्म होगा। इसके करने के बहुत सारे तरीके थे, ये फिलहाल कैलकुलेशन आसान था, ओरल आप लोग बता सकते थे इसको। ओके, तो फिलहाल यहां तक कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। किसी कोई कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिर से डिस्कस करेंगे भाई, कंफ्यूजन मत करिएगा। ये चीजें अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही फ्रेम होना चाहिए कि भाई इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम में आप लोग क्या करना, वहां आप लोग प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे, वहां परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जब परफॉर्म करने जाएंगे तो सारी चीजें पहले से हमें पता होती हैं कि हम उस सिचुएशन में कैसे अपने कौन सा मेथड लगाएंगे। अब उस सिचुएशन में कौन सा मेथड लगाने का मतलब क्या है भाई, अगर ये क्वेश्चन है इसको हम करें 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग रेशियोज करेंगे, कुछ लोग परसेंटेज से करेंगे, कुछ लोग फॉर्मूले से करेंगे। तो अब आप लोग ये देखना है कि जो एक मतलब 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है उसी फॉर्मूले से हम अगर 1 मिनट 2 मिनट में करेंगे तो कोई मतलब है,
तो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से हमें अपने मेथड को रिलेट करना है। ये आसान वाला क्वेश्चन था, ये ओरली सॉल्व कर सकते थे, बट जब आप लोगों को सारे तरीके माइंड में फ्रेम होंगे तब। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आप लोगों को वर्क एंड वेजेस में एक दिन डिस्कस किए थे। वर्क एंड वेजेस में सारे टाइप के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सब क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई, कि वर्क एंड वेजेस में कैसे वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हो। याद होगा हमने आप लोग क्या बताया था भाई, जो किसी व्यक्ति को दी जाने वाली मजदूरी नोट भी कराया था प्रॉपरली, हमेशा जो क्या होगा, जो वेजेज होगा हमेशा उनके वर्क के प्रपोर्शन, जितना काम करेंगे उतना उनको जनरल फॉर्म में मजदूरी मिलेगी। यानी दी जाने वाली मजदूरी हमेशा वर्क के काम के प्रपोर्शन होगा, और हमेशा जितना समय लगेगा भाई समय के इनवर्स प्रपोर्शन होगा। इसका मतलब यह है कि भाई जो ज्यादा दिन तक काम करेगा, जो ज्यादा दिन तक काम करेगा यानी उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना, तो वही चीजें हैं। यानी जो वेजेज है वो हमेशा टाइम के इनवर्स प्रपोर्शन होगा, और वेजेज हमेशा वर्क के क्या होगा भाई, प्रपोर्शन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें, और ये ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा कि एक काम को 10 दिनों में बी 12 दिनों में, और जो है उसकी सहायता से सी इतने दिनों में पूरा करता, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरीका ये था कि तीनों का चाहे हम टाइम निकाल लें उसको रेसिप्रोकल करें, और या तो जो है हम तीनों को एक ही वर्क के फॉर्म में इफिशियंसी निकाल लें। वर्क का मतलब यानी अगर सेम वर्क के लिए हमें इफिशियंसी पता है तो भी आप लोग इसके प्रपोर्शन मान सकते हो, लेकिन सेम वर्क के लिए इफिशियंसी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, इसको भी 2 तरीके हैं, आप लोगों को सॉल्व भी करवाए होंगे, सेम यही क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे इस टाइप में। ए किसी वर्क को 10 डेज में करेगा, ओके, बी इसी वर्क को कह रहा है 12 डेज में, 12 दिनों में करेगा। सी की हेल्प से, सी की हेल्प का मतलब कौन, ए भी तो रहेंगे, सी भी आ जाएगा, तब 4 दिनों में। जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग किसी वर्क को करेंगे तो जल्दी करेंगे। एक काम को ए ने किया, बी ने किया, और तीनों ने मिलकर किया, तो हमें क्या चाहिए भाई, वेजेज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेजेज हमेशा जितना एबीसी वर्क करेंगे उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या जो है ए और बी सी किसी वर्क को करने में जितना समय लगाएंगे उस समय के इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिलेट कर लो भाई, आप इसका एलसीएम लोगे, बेसिक तरीका ये था। एलसीएम कितना हुआ 60, सबको कंफर्म, यानी 60 वर्क हो गया। 60 वर्क को ए 10 डेज में करेगा, एक दिन में 6 वर्क करेगा, और 60 वर्क को भी 12 डेज में करेगा, एक दिन में 12 पंचे 60, 5 करेगा। एबीसी 4 दिनों में करेगा, 15 चौका 60, यानी एबीसी 15 वर्क पर डे करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग ये कंफर्म है, ए एक दिन में 6 वर्क करेगा, बी एक दिन में 5 करेगा, एबीसी एक दिन में 15 करेंगे, तो सी एक दिन में कितना करेगा, यानी एबीसी एक दिन में 15, ए और बी का पता, यानी एबीसी के एक दिन के वर्क में से हम ए और बी का एक दिन का वर्क घटा देंगे, किसका आ जाएगा, आप कहोगे सर सी का आ जाएगा। यानी 15 में से आप लोग 6 और 5 यानी 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4 वर्क। तो इसका मतलब हुआ 60 वर्क जो है, 60 वर्क को करने में ए जो है 6 वर्क पर डे, बी 5 वर्क पर डे, और सी कितना 4 वर्क पर डे। अगर हम वर्क की बात करेंगे, वर्क का टाइम तो दिया नहीं गया, सबका टाइम ऑलरेडी पहले दिया गया था, या तो हम ये निकालें भाई सी का भी टाइम निकाल लें, फिर उसके बाद टाइम के रिवर्स करें, और चाहे ये करेंगे भाई उसी वर्क के रिस्पेक्ट में सबका इफिशियंसी है ना, वर्क के रिस्पेक्ट में अगर इफिशियंसी है तो डायरेक्टली इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी ए को 6 पार्ट मिलेगा, बी को कितना 5 वर्क पर डे, और सी को कितना भाई 4 वर्क पर डे। चाहे ये तो कंफर्म है, आप लोग अगर वर्क यहां निकालते तो क्या करते भाई, यहाँ ये 6 वर्क पर डे, इतना 5, इतना, तो एक कोई भी कितना टाइम निकालते, सब सेम दिन में किए होंगे तो वो टाइम सबसे डिविजिबल हो जाता ना। तो ध्यान दीजिए, किसी वर्क के लिए अगर इफिशियंसी का रेशियो पता है उसी रेशियो में वेजेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 6, 5, 11 और 4 कितना हुआ 15, टोटल वेजेज 15, रेशियो की वैल्यू टोटल तीनों में 6000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एक की वैल्यू कितना हो 15 चौका 60, 400 हुआ। तो किसको पूछा जा रहा है भाई, सी की बात करेंगे 4, तो 4 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर 1600 रुपए सी को भुगतान किया जाएगा। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक तरीका ये था। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर दूसरा तरीका, टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन जब वेजेज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन कर दें, कर दो भाई। एक वर्क को 10 डेज में, तो एक का एक दिन का वर्क का मतलब हुआ, यानी टाइम का इनवर्स, इनवर्स का मतलब 1/10 हो जाएगा, इस रेशियो में बटेगा। अच्छा, बी एक वर्क को 12 दिनों में, तो डेज का उल्टा क्या हो जाएगा, तो या हम ऐसे समझें बी का एक दिन का वर्क 1/12। अच्छा, अब हमें सी का इंडिविजुअल नहीं दिया करा, ए बी सी तीनों मिलके करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल वर्क हमने माना है ए, तो टोटल वर्क में से ए का वर्क
और बी का 1 दिन का वर्क घटा देंगे, सी का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जो ये रेशियो आएगा ये भी तो क्या हुआ, उनके इफिशियंसी या जो है टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन वाला ही तो कॉन्सेप्ट हुआ। यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो, एक लाइन में आ जाएगा। देखो यहां से एलसीएम कितना हुआ, 10 और 12 का एलसीएम 60 हुआ, तो यहाँ 60 में से कितना घटाओगे आप लोग भाई, 10 छक 60 हुआ और 12 पंचे 11 घटा देंगे तो रिलेट कर लेंगे भाई कितना आया। देखोगे यहां से देखिए 60 हुआ, 60 में से 10 छक 60 और 12 पंचे 60, 11 घटा देंगे, 51/60, 51/60। इनका जो रेशियो निकालोगे ना वो भी क्या होगा, जो 6000 है उसी के बेसिस के रेशियो में आ जाएगा। तो सबसे आसान जब ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, ए किसी वर्क को करेगा, बी करेगा, उसी को तीनों मिलके करेंगे, तो हम जो है पहले सी का निकालते थे वन डे वर्क। तो जब एबीसी का एलसीएम लेके वन डे वर्क निकालते ही थे, तो डायरेक्टली जब इफिशियंसी आ जाएगा तो हम क्यों टाइम के इनवर्स को रिलेट करें, क्योंकि रेशियो से हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप नहीं समझा है। हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, किससे सॉल्व किया भाई, एलसीएम मेथड से सॉल्व किया, उससे क्वेश्चन को समझने में आसान हो जाएगा, यानी डेटा फ्रैक्शन में नहीं बनता, इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि पी क्यू आर के बीच 13, 17, 25 के रेशियो में वितरित की जाती है। यदि आर क्यू से 6800 अधिक मिलते हैं तो पी के शेयर और क्यू के शेयर के बीच अंतर। भाई क्वेश्चन क्या बोला गया, पी क्यू और आर, इसमें किस रेशियो में, 13:17:25 के रेशियो में इनको बांटा गया। अब क्वेश्चन क्या करा, यदि आर को क्यू से 6800, भाई आर को क्यू से, आर और क्यू के बीच का अंतर कितना, 6800 रुपए है ना, और हमें चाहिए क्या, तो पी के शेयर और क्यू के शेयर के बीच अंतर। तो पी और क्यू के शेयर के बीच हमें अंतर पूछा जा रहा है, एक लाइन का है। देखिए आप लोग कंफर्म है कि जब भी रेशियो वाला आप लोग डिस्कस किए थे तो क्या उसमें रेशियो जब दिया होता था एक्स मानते थे, पी क्यू आर का शेयर दिया तो हम ये समझेंगे भाई टोटल शेयर में पी को कितना, यानी 13 पार्ट, क्यू को 17 पार्ट और आर को 25 पार्ट मिले हैं, ये रेशियो के पार्ट में मिले हैं। और ये दिया भी गया है कि अगर क्यू और आर के पार्ट में अंतर, या हम बोल दें आर का पार्ट क्यू के पार्ट से 6800 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है भाई यहां क्यू को 17 मिल रहा रेशियो में और आर को 25 मिल रहा है, तो आर को क्यू से कितना ज्यादा मिला, तो 25 माइनस 17 का डिफरेंस कितना हुआ, 8। तो यानी 8 रेशियो ज्यादा मिला, तो 8 रेशियो की वैल्यू गिवन है। आप लोगों को चाहिए क्या, जो चाहिए वही फाइंड करना, ये नहीं कि इंडिविजुअल निकालो सबको। हमें चाहिए पी और क्यू का डिफरेंस, यानी 13 और 17 का डिफरेंस 4 रेशियो, यानी 4 रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना वही रेशियो निकालेंगे ना हम, क्या अलग अलग पहले पी का निकालेंगे फिर क्यू का निकालेंगे फिर घटाएंगे, नहीं। जब इन तीनों का रेशियो आपस में दिया है और इन दोनों का अंतर दिया है, तो जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी सबके लिए सही होगी। या ऐसे समझो, अगर हम इसको x मानते थे, यहां x मानते थे, यहां x मानते, तो भाई यहां से जो 25 में से 17 घटाओगे वो x के फॉर्म में आएगा, तो x के फॉर्म में जो आएगा यानी टोटल मनी के फॉर्म में आएगा, तो x की वैल्यू इनमें सबसेट करोगे वो भी x के फॉर्म में आएगा, वही तो वैल्यू पुट करना होगा। तो यहां x हम लोग नहीं मानते थे ना, डायरेक्टली रेशियो से करते थे। चलो फिलहाल 8 की वैल्यू ये हुआ, 1 की वैल्यू कितना हुआ भाई, 8 8 64 और 8 पंचे 40, तो कहोगे सर 850 हुआ है कि नहीं। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 6800 डिवाइड बाई कितना 8, तो करोगे 8 8 64, 4 8 पंचे 40, यानी 850 रुपए एक रेशियो की वैल्यू होगी। अब 1 रेशियो की वैल्यू 850 हुआ, हमें पूछा क्या जा रहा भाई 4 रेशियो की वैल्यू, 4 का मतलब पी और क्यू का अंतर, तो 850 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यहां 0 हुआ, 4 पंचे 20, 4 8 32 और 2 कितना हुआ 34, यानी 3400 इनके बीच में डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, एक लाइन में आप लोग बता सकते थे, मतलब एक लाइन का मतलब यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझा ही रहे थे ना कि आप लोग ऐसे करते, पी क्यू आर था 17 और 25 का अंतर कितना हुआ, यानी 8 की वैल्यू 6800, अंतर कितना है 17 और 13 के अंदर 4 की वैल्यू, यानी इसका हाफ कर दो, यानी इसका हाफ करो कितना हुआ 3400, इसका आंसर एक लाइन का। यानी आप लोग मैक्सिमम इसको 8 to 10 सेकंड में प्रॉपरली पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम सेव करना है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति, अ मैन बोरोज 15,000 एट द 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पे 2,500 एज पार्ट ऑफ रीपेमेंट, हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट के बाद जो है उसे कितना बकाया बचेगा। 15% वार्षिक ब्याज के 15,000 उधार लेता है भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर,
प्रत्येक वर्ष के अंत में आंशिक भुगतान के रूप में 2500, मतलब पूरा जितना ब्याज होता पूरा नहीं करता है, 2500 रुपए भुगतान कर देता, फिर जो बचता है उसके अगले साल फिर 2500 भुगतान कर देता है। तो ऐसी 3 किस्तों के बाद उसका भी कितना बकाया देना पड़ेगा, याद करिए। यानी एसआई और सीआई दोनों का इंस्टॉलमेंट, एसआई और सीआई दोनों का इंस्टॉलमेंट आप लोगों को प्रॉपरली एक एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के आप लोगों को किस्त वाले क्वेश्चन 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं, यानी जितने टाइप के 2 ईयर के 3 ईयर के यानी फॉर्मूले से और रेशियो से कैसे आप लोग सॉल्व करोगे पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल का मतलब हुआ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जनरली लोग नहीं पूछते, जब आप लोग पढ़े होंगे तो ही बता सकते हो। जिनको जो पहली बार पढ़ रहे हो वो सबसे पहले भाई सीआई के इंस्टॉलमेंट का वीडियो एक बार जरूर देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं, ये कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन में फिर से आप लोग रिकॉल कर देंगे, और बाकी लोग हमें पता है ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं होंगे तो हम हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। ध्यान से पढ़े, प्रॉफिट लॉस ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। करब व्हेन अ प्लॉट सोल्ड इतना, यानी 34,080 में एक प्लॉट को बेचते हैं तो ऑनर को 20% का लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड ऑर्डर टू गेन 20%, मतलब प्लॉट को अगर 20% लॉस पर बेचते हैं कितने में बेचा ये दिया है, और उसी प्लॉट को 20% प्रॉफिट पर कितने में बेचेंगे। देखिए प्लॉट का हमें सीपी नहीं कंफर्म है, तो आप लोगों को बताए थे जब भी प्लॉट को अलग अलग परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस से बेचते हैं तो पहले हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, माइंड में सीपी एज्यूम करते हैं, भाई प्लॉट को खरीदा कितने में होगा। जैसे आप लोग कह दिया जाए ना कि इस स्टाइलस को हम 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, और हमारे पास बोतल है जिसमें पानी भाई खत्म हो गया है, इस बोतल को अगर हम बोल दें 50% प्रॉफिट पर बेचते हैं, इसको 20% प्रॉफिट पर और इसको 50% प्रॉफिट पर बेचते हैं बोतल को, बताइए प्रॉफिट किस पर ज्यादा हुआ। कुछ लोग कहेंगे सर बोतल पर, क्योंकि 50%। नहीं भाई, हमें कहां प्राइस कंफर्म है, हमें ना बोतल का ना स्टाइलस का प्राइस ही नहीं कंफर्म है ना। कभी भी किसी आर्टिकल को सेल करेंगे उस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस हम जज करेंगे, यानी उस आर्टिकल के सीपी के रिस्पेक्ट में ध्यान देना है। जैसे यहां प्लॉट की बात हो रही है, हाँ एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए प्लॉट को हमने 100 में खरीदा, 20% लॉस पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, सबको कंफर्म भाई 80 में बेचेंगे। अच्छा इसी प्लॉट, इसी को हम 100 रुपए को जिसमें खरीदा उसी को हम 20 के प्रॉफिट पर 120 में बेचेंगे। प्लॉट को पहले 20% लॉस पर सेल किया जा रहा था 34,080 रुपए में, तो प्लॉट को 20% लॉस पर 80 में बेचेंगे, यानी 80% की वैल्यू दिया है, और प्लॉट को दोबारा 20% प्रॉफिट यानी 120 की वैल्यू निकालना है, यानी सीपी की भी जरूरत नहीं है। पहले जितने में बेचा वो दिया है, यानी पहले 20% लॉस यानी 80 में बेचा दिया है, दोबारा उसी को 20% प्रॉफिट यानी 120 पे कितने में बेचेंगे वो आप लोगों को निकालना है, यानी 80 की वैल्यू दिया है और 120 निकाल लो। कितनी बार आप लोग प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है जो चेंज करेगा इसी क्या कर देगा भाई, 20% की जगह पर 11.09% कर देगा, या इसकी जगह पर बोल देगा 18.75% कर देगा, तो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होता है मैथ्स में, बस क्वेश्चन के लेवल का मतलब अगर डिजिट चेंज कर देते ना, कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है, वो टफ हो जाता है। तो फिलहाल एसएससी जीडी की अगर बात करें, यूपीएसआई की बात करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं। अगर आप लोग सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और सारे टॉपिक्स के बेसिक क्लियर हैं तो आप लोग इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़े तो भाई वही होगा जो मंजूर है जो भी होगा। चलो फिलहाल 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ सॉल्व कर दो भाई, 2 1 2 हुआ, 2 7 14 0, 2 चौक 8 0, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 चौक 12 हुआ, और 3 7 21, और 3 1 3 2 5, यानी 51120, 51120 इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसको सही से ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद हमें लगता है कि 10 सेकंड से 15 सेकंड का मुश्किल से क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो। चलो इसको बताओ हाँ ये तो फिर बहुत आसान दे दिया गया एसएससी जीडी वाला, इसको देख के बहुत सारे लोग बता देंगे ओरली। भाई 25 और 75 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब जो 25 और 750 क्रमशः 2 संख्याओं का
उच्चतम सामान्य गुणनखंड, उच्चतम सामान्य का मतलब देखो कितना कंफ्यूजन कर दिया एक लाइन का, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ दिया है और ये एलसीएम दिया है, मतलब नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को गिवन है और कह रहा उसमें से एक नंबर 75 है तो दूसरा नंबर बताइए। और सबने पढ़ा होगा भाई, बहुत तरीके से इसको पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि कभी भी दो संख्याएं दी हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू दियर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आप लोग भी पढ़े थे। और इसके बिहाफ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कैसे रिलेट करते हैं, कैसे फैक्टर को रिलेट करते हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके थे। तो फिलहाल वो तो दिया ही नहीं गया है कि x का मतलब HAHB वाला, ये डायरेक्ट दिया फॉर्मूले पर, ओरली बता सकते हैं। तो आप लोगों को पहली संख्या दिया कितना 75, दूसरी संख्या y नहीं दिया है, एलसीएम आपको दिया 750, एचसीएफ दिया कितना 25, सॉल्व कर दो, 25 तियां 75, 3 से 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, यानी y की वैल्यू कितना हो 250, यानी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का मतलब क्या है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसका मतलब दूसरी फाइंड करना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ में पहली संख्या डिवाइड कर दो, एक लाइन में आंसर। तो क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, अब थोड़ा सा टफ देंगे, ऐसे देंगे भाई दो संख्याओं का, ऐसे बोल दें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 4350 है और उनका 4350 एलसीएम दिया है और बोल दिया जाए भाई 275 एचसीएफ है। इफ वन नंबर इज 825 देन फाइंड सेकंड नंबर, यानी डेटा टफ देंगे। अगर यूपीएसआई की बात करेंगे डेटा टफ देंगे जिससे भाई कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगे। हाँ, एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन देंगे कि डेटा आसान देंगे, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके आंसर बताना होगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 इवन नंबर इज 36। 5 इवन नंबर है भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, 5 इवन नंबर। कौन से नंबर है भाई, इवन नंबर यानी सम संख्याएं। क्लियर है, 5 सम संख्याओं का एवरेज 36 है। तो आप बताओ, सबसे पहले एक क्वेश्चन अलग से बनता है कि चाहे इवन या ऑड के फॉर्म में, यानी 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का एवरेज दिया हो या 8 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का एवरेज दिया हो या जो है 11 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर का या ऑड नंबर का एवरेज दिया हो, नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग क्या करते थे, यानी किसी भी, ये आप लोग बताए थे, थोड़ा सा इसके रिकॉल कर देते हैं, ये बताए थे ना, कभी भी कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में कोई नंबर हो या इवन कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में नंबर हो या ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में नंबर हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में नंबर हो, हमेशा इसका जो एवरेज होता है, यानी इसका हमेशा एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर यानी मध्य वाली संख्या ही एवरेज होती है। जब भी कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में होगा इवन कॉन्स्टिट्यूटिव यानी क्रमागत संख्याएं, सम क्रमागत संख्याएं और विषम क्रमागत संख्याएं या जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि भाई अर्थमेटिक सीरीज में जो पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, यानी उनका जो सार्वांतर होगा वो बराबर होता है, तो हमेशा जो उनका औसत होता मध्य वाली संख्या होती है। ये बताए थे आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट। ये दूसरा ये बताए थे भाई, यानी पहली संख्या फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी 2 फॉर्मूला था एवरेज के और एवरेज वाले चैप्टर में ये प्रॉपरली डिस्कस किए थे। क्लियर है, चलो फिलहाल मतलब ये प्रॉपरली का मतलब अगर आप लोग बोल दिया जाए कि भाई द एवरेज ऑफ 7 इवन नंबर इज 264। if the average of 7 even number is 264 then find the highest number या find the second lowest number, कुछ भी कहा जाए तो तुरंत समझोगे भाई 7 नंबर्स की बात करेंगे, 7 में 1 2 ऐसे करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में मध्य वाली संख्या चौथी, यानी चौथी जो है सम संख्या क्या होगी 264, तो 5वीं 2 जोड़ दो और 6वीं 4 जोड़ दो, 7वीं 6 जोड़ दो, इसका मतलब 270 ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ओरल आप लोग बता सकते हो। फिलहाल अब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ओके नहीं क्वेश्चन ये दिस है। हाँ, अब आप लोग बताइए क्या होगा। इवन नंबर का आप लोगों को एवरेज दिया है 36 हुआ, तो अगर नंबर की जरूरत है यानी 5 इवन नंबर का मतलब हुआ तीसरी संख्या 36 है, तो पहली इवन नंबर, दूसरी, चौथी, 5वीं सब निकाल सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि नेक्स्ट 5 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, आप बताओ नेक्स्ट 5 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा। जैसे ये 36 हुआ, ये कितना हुआ, ये 38 हुआ और ये कितना हुआ 40 हुआ, यानी पांचों संख्याएं हमें कंफर्म हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद 5 के बाद बोला गया ना, ये बोला गया नेक्स्ट 5 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर। अब नेक्स्ट 5 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर का जो है कि एवरेज क्या दिया गया है, नहीं नेक्स्ट 5 ऑड नंबर का नंबर को इंक्लूड किया जाए तब आप लोगों को सभी का एवरेज बताना है। तो भाई ये 5 संख्याएं तो हो गई, इनका औसत दिया है, इसके बाद वाली यानी कौन संख्या होगी भाई 41, 43, 45,
नेक्स्ट 5 ना, ऐसे करोगे ना, 47 और कितना 49। तो क्या ये पूरा करने की जरूरत है? एक तरीका तो ये भी था कि हमें सबका ओवरऑल इनका इन सभी का एवरेज चाहिए, यानी 10 संख्याएं होंगी, 5 आपकी इवन 5 ऑड। तो हमें नंबर्स लिखने की क्या जरूरत है? नहीं। अब हम तो समझा रहे थे भाई, अगर आप लोग बोल दिया जाए 5 इवन नंबर है, उनका एवरेज दिया है, तो थर्ड इवन नंबर ही क्या होगा? थर्ड इवन नंबर ही उनका एवरेज होगा। तो हम सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो 5 संख्या चाहे इवन या ऑड कोई भी दिया होगा, अगर नंबर ऑड में होंगे, मध्य वाली संख्या औसत होती है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। यहां डायरेक्ट कह सकते थे भाई, अगर 5 संख्याओं का 36 है तो पांचों संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज तो हमें ये चाहिए ना भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, हमें तो ये चाहिए। यानी आंकड़े हमारे पास 5 जो है इवन नंबर हैं, और उसके बाद अगले 5 ऑड नंबर हैं। कुल 10 आंकड़े हैं, सभी 10 आंकड़ों का सम करो और डिवाइड बाई 10 करना है। ये तो करोगे तो भाई पहले 5 आंकड़े का तो वैसे ही सम पता हो गया। तो एक का एवरेज कितना हो, यानी इसका 5 संख्याओं का एवरेज 36 है, तो सम कितना हुआ भाई? यानी सम का मतलब वैसे डायरेक्टली कंफर्म है आप लोगों को, एवरेज इंटू नंबर, 36 इंटू 5 यानी 180, यानी पहले 5 इवन नंबर का सम हो गया। बाकी अगला जो 5 नंबर है, चाहे इसको सबको जोड़ो और चाहे ऐसे करो कि भाई अगर अगले 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं तो इसका मतलब 45 इनका एवरेज होगा, 45 एवरेज होगा, सम कितना हुआ? 5 25 हुआ, 5 चौक 20 और 2 22, 225 भाई इनका क्या होगा? सम होगा। तो चाहे ऐसे करो 41 43 45 47 और 49 जोड़ो तब भी 225 आएगा, और चाहे जब अगले 5 संख्याएं हैं तो अगले 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा, इनका मध्य वाली संख्या तीसरी होगा। मध्य संख्या एवरेज पता है, 5 संख्याएं पता है, मल्टीप्लाई कर दो, सम पता है। अब भाई पहले 5 इवन नंबर और अगले 5 ऑड नंबर का सम 180 प्लस 225 कितना है? ओवरऑल आप लोग बता सकते हो भाई कितना है, यानी 0 यहां 5 हो गया। आप कहोगे सर 8 2 10 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4 हो गया, 405 डिवाइड बाई इतना। तो सर डिवाइड कर दो 40.5 कहीं है? यस यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 40.5। कितना आसान था भाई। तो ये लिखना नहीं था, नंबर्स नहीं लिखने थे, बस समझने थे। समझने क्या थे? पहले 5 इवन नंबर का एवरेज दिया तो पहले 5 इवन नंबर का सम पहले हमें कंफर्म हो गया 180। अब अगले 5 मतलब 5 को छोड़ के जो ऑड नंबर है, तो लास्ट नंबर तो इवन चाहिए ना, कि भाई 5 नंबर में आखिरी नंबर कौन है, उसके बाद वाला स्टार्ट होगा इवन ऑड नंबर ना। तो ये हमें कंफर्म करना होगा, लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद ऑड नंबर को रिलेट करके जोड़ लो और चाहे मल्टीप्लाई कर दो एवरेज निकाल के, तब भी आंसर। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। अगला क्वेश्चन दिस, हाँ इसको ध्यान समझिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी आप लोग बताएं क्या होगा भाई, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? द एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज इज 7 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 28 गर्ल्स। ओके, इफ टोटल वेट ऑफ 24 बॉयज इज 1080 kg, देन द टोटल वेट ऑफ 28 गर्ल्स। चलिए भाई कह रहा 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 किलोग्राम अधिक। भाई टोटल 24 बॉयज ना, और गर्ल्स कितनी भाई? 28 गर्ल्स ना, 28 गर्ल्स हैं, 24 बॉयज हैं। अब ये करा कि 24 बॉयज का जो एवरेज वेट है 7 मोर देन 28 गर्ल्स। हम ये भी कह सकते कि भाई जो लड़कियों का औसत वजन है लड़कों से 7 कम है, या लड़कों का औसत वजन लड़कियों से 7 अधिक है। वेरी गुड। अब आगे क्या कह रहा? आप कह रहे यदि कुल 24 लड़कों का वजन, कुल वजन दिया, टोटल वेट दिया है किसका? टोटल 24 लड़कों का टोटल वेट 1080 केजी दिया है। अगर कोई ट्रिक नहीं लगाओ, बेसिक से सॉल्व करो, तो आप लोग ऐसे करेंगे, सर टोटल वेट दिया है और नंबर ऑफ बॉयज दिए हैं, तो एवरेज हम निकाल सकते हैं सर। यानी टोटल एवरेज क्या होगा? सम 1080 और डिवाइड बाई 24। तो बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा सर? 12 दूना 24, 12 नवैया 108 यानी 45। यानी सर 1080 केजी टोटल वेट होगा 24 लड़कों का। तो 1080 टोटल वेट 24 लड़कों का, तो कितना? 45 उनका औसत होगा। क्लियर है? लड़कों का 45 औसत होगा। तो कह रहा कि जो लड़कों का औसत भार होगा भाई, वो लड़कियों के औसत भार से 7 अधिक है। तो इसका मतलब जब लड़कों का औसत भार पता है तो लड़कियों का तो वैसे पता हो जाएगा।
अगर लड़कों का औसत भार 45 है तो लड़कियों का कितना होगा भाई? 7 कम कर दोगे ना, 7 कम कर दोगे तो 45 माइनस 7 38, 38 किलोग्राम क्या हो जाएगा? एवरेज वेट ऑफ 28 गर्ल्स। अब बताओ कि एवरेज वेट ऑफ 28 गर्ल्स इज 38 kg, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड टोटल वेट ऑफ 28 गर्ल्स निकाल सकते हो भाई। तो 28 एक का 38, तो 28 का मल्टीप्लाई करोगे 38 इंटू 28, जो भी आएगा बिल्कुल आंसर बता सकते हैं। कहोगे सर 8 9 64, लास्ट में 4 आएगा, बिल्कुल आएगा भैया 4, तो एक को छोड़ के बाकी तीनों में 4 है। अच्छा फिर 8 दुनाई 16 और 8 3 24, 24 16 कितना हुआ? 24 16 कहोगे 40 और 6 46, यानी लास्ट में 64 आएगा। 64 इसमें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। पूरा सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि 2 लास्ट के डिजिट जो है एक में ही अलग है, बाकी नन ऑफ दीज तो है ही नहीं है। जब नन ऑफ दीज है ही नहीं, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आप लोगों को रिपीट करा चुके होंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जिनको डाउट लग रहा होगा कि सर डायरेक्टली कैसे कर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई कि हम बेसिक से ही करें, लेकिन जिनको डायरेक्टली लग रहा है तो एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे। यानी सारे चैप्टर, चाहे एवरेज की बात करो, चाहे कंपाउंड टेस्ट की बात करो, इंस्टॉलमेंट की बात करो, सारे चैनल पे सभी टॉपिक्स के अलग अलग पार्ट में वीडियोस पड़े हैं। आप डालोगे कि क्या डालोगे भाई? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बाई शिवानंद सर, तुरंत आ जाएगा भाई, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। और जो है बाकी तो आप लोगों के साथ है ही है, वो सारा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हमें लगता है कि ये तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व बताने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलो फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अपने आप को चेक कर लो। क्या दिया? इफ 2 of 8, देखो पहले आप लोगों को बताए थे ना कि सॉल्व कैसे करोगे ब्रॉड मास में। पहले VODMAS, V का मतलब क्या बताए थे भाई? विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब क्या हुआ? विनिकुलम का मतलब बार हुआ ना। अब B का मतलब ब्रैकेट्स, और पहला स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड मझला यानी करली ब्रैकेट, और थर्ड नंबर पे क्या सॉल्व करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। ये भी कंफर्म आप लोगों को। और ये तो ये हुए। ओ का मतलब क्या हुआ भाई? ओ का मतलब ऑफ, लेकिन इनटू, यानी ऑफ का इनटू अलग होता है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई। और लेकिन आप लोगों को बताए थे भाई डिवाइड मल्टीप्लाई में जो भी आएगा उसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ऑफ का मतलब यानी इनटू पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड को कन्वर्ट करोगे किसमें? मल्टीप्लाई में। यानी सेकंड नंबर पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो भी आए सॉल्व करो। जोगी का मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद लास्ट में देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो भी पहले आए, यानी पहले जरूरी नहीं, जैसे हम मान लो हम ऐसे बोल दें 25 माइनस 15 प्लस 20, तो कुछ लोग करेंगे जरूरी सर पहले 25 और 20 जोड़े, उसके बाद 15 घटाएं। आप कितना आंसर आएगा? 25 और 20 जोड़ोगे 45 हुआ, 45 माइनस 15 30 30 हुआ। और ऐसे भी करो 25 माइनस 15 10 हुआ, 10 और 20 30। क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? तो ये ध्यान देना, लास्ट में अगर प्लस माइनस बचता है तो जो आपको कंफर्टेबली जोड़ने में आसान हो वही जोड़िए। 3 तरीके होते थे, ये चीजें हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, फिलहाल इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, वो जल्दी से बताइएगा, जिससे आप लोग एग्जैक्टली क्लियर होगा। साइन वाले की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था, आप लोग दिए थे कि 3/5 डिवाइड बाई 3/5 डिवाइड बाई 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान समझिएगा, 25/49 और डिवाइड बाई 5/3। इसका आंसर बताओ। देखो इसमें 2 साइन है, सिर्फ क्या डिवाइड और इनटू है। तो आप लोग कंफर्म डिवाइड और इनटू में तो एक ही डिवाइड और इनटू को एक ही समझा करिए। डिवाइड की जगह पर आप लोग क्या लिखते थे? इनटू में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल कर देते थे ना। मतलब इनको अगर सॉल्व करना है, डिवाइड और इनटू है, तो हमें कंफर्म है डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करना है। तो जिस नंबर के पहले डिवाइड लगा होगा वो नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे और इनटू लगा देंगे। मतलब ये कैसे लिखोगे भाई? 3/5 इनटू डिवाइड का मतलब इनटू, ये 5/3 हो जाएगा। अच्छा, इनटू कर दोगे कितना? 7/5 हो जाएगा। इनटू है एज इट इज रहेगा, सिर्फ डिवाइड को चेंज करना आप लोगों को भाई। 25 बाई कितना? 49 हुआ। डिवाइड का मतलब इनटू 3/5। अब जो भी आएगा कैलकुलेट कर लो। देखो ये तो वैसे ही कट गए भाई ना, यहां से देखोगे ये 49 25 ये भी कट गए, यानी आंसर कितना हुआ? 3/5। कहने का मतलब एक लाइन में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड और मल्टीप्लाई में था ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, तो डिवाइड का एग्जिस्टेंस ही खत्म। हम इसको समझेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक ही तरीके सॉल्व करोगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, वो मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा सर, कंफ्यूजन होता ऑफ में,
चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बता चुके, फिर से डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, हमें पता बहुत सारे लोगों का गलत आंसर होगा। तो आप लोग बताइए 9 डिवाइड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइड बाई 9, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें पता है बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होने वाला, और ऑप्शन भी भाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आंसर 1 होगा, सेकंड ऑप्शन है आंसर 0 होगा, थर्ड ऑप्शन है भाई आंसर जो है 49 होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई आंसर जो है 49 नहीं, फोर्थ ऑप्शन लिख दिए 81 होगा, और थर्ड ऑप्शन 81 और फोर्थ ऑप्शन 1/81। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। 9 डिवाइड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइड बाई 9, हमें पूरी उम्मीद है लगभग जो है 50% लोगों का आंसर 1 आ रहा होगा। यस आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। और चेक करिए, क्योंकि आप लोग यही कर रहे होंगे ना कि पहले भाई कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर 9 डिवाइड का मतलब इंटू होता, हमने 9 कर दिया, ऑफ का मतलब इंटू हुआ, हमने 9 कर दिया, डिवाइड का मतलब इंटू हुआ, 1/9 कर दिया, कट दिया यानी 1 आ गया। भाई अगर ऐसा होता तो ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कुछ लोग कहेंगे सर ऑफ का मतलब हमने इंटू तो लगाया है, 9 डिवाइड बाई 1/9, और यहां पे ऑफ का मतलब इंटू डिवाइड बाई 1/9। नहीं, गलत है। कैसे गलत है? देखो अभी आप लिखे थे जहां भी ऑफ होता, देखो 3 ऑफ, जैसे हम लिखें एकदम बेसिक से, जिनको कंफ्यूजन फिर से समझिए। अगर हम बोले 3 ऑफ 5 और 3 इंटू 5, क्या इसका आंसर चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम होगा। लेकिन ध्यान देना है 3 ऑफ का मतलब इंटू 15 इसका भी होगा, 15 इसका भी होगा। सर यहां क्यों ऐसा नहीं हो रहा? देखिए ये ध्यान समझिएगा, पहले ऑफ का मतलब इंटू पहले सॉल्व करते हैं। गलती सिर्फ वहां होती है जब ऑफ के पहले वाले नंबर के पर डिवाइड लगा होता है। अगर इंटू लगा होता तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कहोगे हाँ बिल्कुल वही सही हो जाएगा। देखो यहां कैसे करते, ऑफ का मतलब इंटू बट पहले सॉल्व करना है, और कैसे करेंगे भाई? देखो इसको कैटेगराइज कर लिए जहां ऑफ लगे। तो 9 ऑफ 9 का मतलब ये 81 हो गया। अब ये कैसा हो गया भाई? हमने जो है ऑफ सॉल्व कर दिया, और हमने कहा था ऑफ पहले सॉल्व किए, उसके बाद जो है डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करिए तब सॉल्व करिएगा। तो कहोगे सर इंटू में कन्वर्ट करें, 9 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/81 इंटू 1/9, 81 कैंसिल आउट, यानी कितना हुआ? 1/81 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? यानी अगर ऑफ को आप लोग पहले सॉल्व नहीं करोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। गलत कब होता? बस सिर्फ अगर ये पहले ना जो दिया डिवाइड, इसकी जगह पर इंटू होता तो सही हो जाते। आप लोग कहते नहीं सर तो सही आता, जब डिवाइड होता तभी गलत होता है, क्योंकि दोनों एक साथ नीचे आते हैं। ओके चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप बताओगे जल्दी से, इसको बताइए। फिलहाल ब्रैकेट तो नहीं सॉल्व करा रहे हैं, वो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व कराए थे, इसको बताएंगे जल्दी से। तो वैसे यहां 2 ऑफ 8 डिवाइड बाई 3 प्लस डिवाइड बाई एक्स, दिस जो भी दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो भाई एक्स को अलग कर लो, बाकी सॉल्व करिए जैसे दिया है। कहोगे सर 2 ऑफ 8 का मतलब 16 हुआ, हम ऑफ सॉल्व कर दिए सर, बिल्कुल। डिवाइड का इंटू का, डिवाइड का मतलब इंटू, सर 1/3 हुआ, बिल्कुल सही है। सबको फ्रैक्शन में कर लो सर, ये 5 × 15 4 19/5 हुआ सर। डिवाइड का मतलब इंटू कितना हुआ सर? 1/x हुआ, माइनस क्या हुआ यहां से? अच्छा एक चीज और ध्यान दो, तो जैसे जो चीजें फ्रैक्शन में भी आप लोग को रिलेट करवाए थे ना, चाहो तो जैसे ये माइनस है ना, ये -4 होल 7/9, ये इधर जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली बता दोगे भाई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम देखो ये चीजें, इतना हमने अभी तक इतना सॉल्व किया, ये इधर रख दिया, बाकी इनको हम उस तरफ ले जा रहे हैं। तो उस तरफ ले जा रहे हैं, कैसे होगा? 6 होल 8/9 प्लस 4 होल 7/9, और आप लोग को बताए थे भाई फ्रैक्शन में पहले नंबर्स जोड़ते हैं, 6 4 10 ये हो गया, और यहां पे 9 इसका एलसीएम फ्रैक्शन को करोगे सेम है, तो क्या हो जाएगा? 8 7 कितना हो? 8 7 15/9, तो 15/9 यहां हो जाएगा। अब 15/9 का मतलब 3 5 15, 3 3 9, 5/3 का मतलब भी क्या हुआ भाई? 5/3 का मतलब तो 3 × 3 2 5, तो भाई एक यहां जोड़ता ना, 11 सही 2/5, ये भी बोल सकते हैं इसका फाइनल आंसर होगा ना। हमने सिर्फ इसको जोड़ा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। चलो फिलहाल क्या है, ये भी हम यहां कर सकते थे, लेकिन जैसे वैसे रहने दो, इसको इधर रखो। कहोगे सर ये 19/5 ये x हुआ, इक्वल टू कितना हुआ? 11 5 55 2, चाहे ऐसे कर दो 57/5, और यहां से ध्यान दो
यहाँ ये जो वैल्यू आएगा ये पूरा 16/3, चाहे आप लोग इसको ऐसे कर, ये आप लोगों के ऊपर है कि जल्दी इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में समझ पाते हो कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। जैसे ये था ना, कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, हम ऐसे करेंगे 9 छक 54 और 8 कितना हुआ, कहेंगे 54 8 62 बटा 9 हुआ सर, ये 9 तो 36 और 36 7 कितना हुआ सर, 36 7 जो है 43 को 43/9, हम दोनों को जोड़ेंगे तब भी वही आएगा आंसर। और कुछ लोग ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। फिलहाल चलो हम ये कह रहे हैं कि 11 होल 2/5 ही रहने देते हैं, इसको हम 57/5 नहीं करते हैं जैसे लिखा ये, इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब ये माइनस ये वाली वैल्यू ना, देखो ये तो हमने लिख दिया, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, अब ये वाली वैल्यू इधर आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 16 3 5 15 3 5 15 1/3 ये है ना, ये भी आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब क्या आएगा आंसर, देखो 11 में से 5 कितना हुआ सर, कहोगे 11 में से 5 6 5 11 हुआ। अब 2/5 में से 1/3 यानी 15 एलसीएम हुआ, तो 5 3 15 ना, 3 2 6 माइनस 3 5 15 यानी 1/15 हो गया। तो यहां से जब सॉल्व करोगे 6 सही 1/15 ये, तो 19 5x और 6 सही 1/15, देखो 6 से 1/15, तो अब यहां चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 6 से 1/15 यहां से हो गया तो कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90 1 91 91 बटा कितना 15, यहां से देखो 5 3 15 हुआ, ये देखो ये, तो 19 3 57 57 ये इधर आएगा, डिवाइड बाई 91, ये x की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ 19 3 57 19 5 95, इससे नहीं कटेगा, 13 से 13 3 39 13 चौका 52 नहीं कटेगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लोगे, कोई इशू नहीं, कैलकुलेशन में देख लेंगे। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो अगर डाउट है तो प्रॉपर फिर से सॉल्व करिए, हम समझाने के लिए बोल रहे थे। तो देखो ये इधर ले जाओगे डायरेक्टली, ये 8/3 है ना, ये 16/3 है, 16/3 इधर ले जाओगे। अब इसको फ्रैक्शन अलग कर लो, एक्स वाले टर्म्स अलग कर लो, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 तिया, हाँ सही तो है, 19 तिया 19 3, हाँ सही है, देखो ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखोगे। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताओगे और कोशिश करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन आज का रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे। अच्छा, जितने भी मेंसुरेशन क्वेश्चन चाहे आप लोग देखोगे सीएचएसएल में आएंगे, या जो एसएससी जीडी में आएंगे, या अगर आप लोग बात करो किसमें यूपीएसआई में आएंगे, सब में सिर्फ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले वाले ही क्वेश्चन बनेंगे। देखोगे एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इतना है भाई। अब जैसे बेलन की बात आएगी तुरंत माइंड में हमें क्या फ्रेम होना चाहिए भाई, अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसका सरफेस एरिया क्या होता है भाई, यानी सरफेस एरिया का मतलब हुआ बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यही होगा ना। बेस क्या है यानी सर्कुलर है, या आप लोग बोलोगे 2 पाई आर एच डायरेक्टली लिखोगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर एच बेस एरिया और प्लस कितना हुआ एरिया ऑफ ये बेस यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों को तीनों फॉर्मूले माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो दिया गया भाई एक लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाई दिया भाई, एच की वैल्यू आप लोगों को पहले दिया कितना 14 सेंटीमीटर दिया है। इसकी घुमावदार सतह, घुमावदार सतह का मतलब हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ना, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 264 यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू 264 दिया है। वॉल्यूम चाहिए यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए। देखो डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए, निकाल लो। चाहे यहां से देखो जब सरफेस एरिया दिया है तो 2 पाई पूरा वैल्यू निकाल लो। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आपको नहीं पता है, एच का मतलब 14 दिया है, और ये टोटल 264। सॉल्व कर दीजिए भाई। कहोगे सर 22 22 एकम 22 22 दूना 44 ना, और 2 से 2 छक 12 हुआ। सर यहां से 7 दूनाई 14 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ। ध्यान दीजिएगा सर रेडियस कितना हुआ, रेडियस 3 हुआ। इतना आसान क्वेश्चन, रेडियस 3 हो गया भाई। अब अगर रेडियस 3 हो गया तो रख दो क्या पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 वॉल्यूम चाहिए, और आर का मतलब कितना 3 3 इंटू 3 9, और एच का मतलब कंफर्म है पहले 14। सॉल्व कर दिए, 7 दूनाई 14 हुआ। तो यहाँ 9 दूनी 18 18 दूनाई 36 18 36 और 3 कितना हो 39, यानी 396 इज द करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ फॉर्मूले में रखना था कि आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है भाई, तो आप लोग वहां से हाइट दिया तो रेडियस निकालो, रेडियस दिया तो आप लोग पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है उसमें पुट कर दिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग डेली वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक पढ़ चुके हैं। तो ध्यान समझिएगा, एक बार सारा जो डेली मान लीजिए नए लोग भी आएंगे भाई, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो पहले एक बार टॉपिक जरूर पढ़ेंगे भाई। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारी और आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। इससे क्या होगा, जैसे हम बता रहे हैं ना उस चीज को आप लोग रिकॉल करते चलोगे, यानी ये रिवीजन के तौर पर आप लोग लेके चलेगे कि रिवीजन। अभी तो फिलहाल ये एसएससी
जीडी की बात कर रहे हैं और यूपीएसआई की बात करें, अभी और भी हम लोग जो है जो बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं या जो है जो अभी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, और ध्यान रखिएगा जो ये 26,000 वैकेंसी आई किसकी, बहुत बम्पर वैकेंसी फर्स्ट टाइम, यानी 26,000 वैकेंसी। भाई 26,000 में एक वैकेंसी तो आपकी बनती ही है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे बिल्कुल आप जो है जॉब पा जाएंगे। और अगर मतलब हमारा योगदान आपके जॉब में रहा तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट समय हम लोग और खूबसूरत टॉपिक के साथ मिलते, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, जय हिंद।